हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जिसका फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड हमने आपको पढ़ा दिया है। अब मेरा सेकंड मेथड आता है जिसका नाम है इनकम मेथड। आज हम लोग सेकंड मेथड पढ़ेंगे, इनकम मेथड। तो ये इनकम मेथड क्या होता है और इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं वो समझिए। तो देखिए पहले इनकम मेथड क्या होता है कि इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम रिसीव्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन अ ईयर। मीन्स क्या हुआ कि एक साल के दौरान हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न किया, जब हम उस इनकम के बेसिस पर नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो वो कहलाता है इनकम मेथड। यानी इस मेथड मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं इन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके कितनी इनकम अर्न किया। प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके, जैसे कि फैक्ट्री इनकम वाला लेंगे, ट्रांसफर वाले इनकम नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जितनी इनकम अर्न किया, जब हम इस बेसिस पर नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो ये हमारा होता है इनकम मेथड। तो सोचिए पहले कि ये इनकम प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। हमारा आप लोग प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके कैसे, कहां से इनकम अर्न कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग की टोटल इनकम यानी इनकम कहां से हो सकती है, रिमाइंड लगाइएगा कि हम और आप लोग इनकम कहां से जनरेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्टिव सर्विस से इनकम कहां से जनरेट कर सकता है। तो सोचिए कहां से इनकम हो सकती है। सोचिए आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पर कंपनी में जॉब करते हैं, तो उस जॉब से उनको क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस, ये उनकी इनकम बनती है। तो इनकम का पहला सोर्स आता है सैलरी एंड वेजेस, कि हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से मुझे क्या मिलता है, सैलरी एंड वेजेस, जिसे हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो हमारी इनकम का पहला सोर्स बनता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, कि हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से हमको क्या मिलता है, सैलरी एंड वेजेस। अब ये सैलरी एंड वेजेस जो मिलता है वो 3 तरीके से मिल सकता है। जैसे सैलरी एंड वेजेस इन कैश, नॉर्मली हमको जो भी सैलरी एंड वेजेस मिलता है वो कैश के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, इन काइंड का मींस क्या हुआ कि सम टाइम हमें अपने सैलरी का कुछ पार्ट कैश के रूप में ना मिल करके फैसिलिटी के रूप में मिलता है। कैसे, आप लोग कुछ बच्चे जानते हैं कि हम जब किसी कंपनी जॉब करते हैं तो कभी कभी मेरा जो एम्प्लॉयर है वो हमें कई तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आने जाने के लिए हमको कार दे दिया, फैसिलिटी मिली, हमको रहने के लिए मकान दे दिया गया, हमारे बच्चों की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि हमें जो सैलरी मिल रही है वो कैश के रूप में नहीं मिल रही है, बल्कि फैसिलिटी के रूप में मिल रही है। हमें रहने के लिए मकान दे दिया गया, हमें सर्वेंट अलॉट कर दिए गए, हमें आने जाने के लिए कार की व्यवस्था कर दी गई, हमारे बच्चों की फ्री सर्विस हो रही है। तो ये क्या है, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ठीक है। और तीसरा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये बड़ा नाम है और इसी नाम से एग्जाम में भी आता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड, जिनके पेरेंट्स सैलरी एम्प्लॉयड है वो समझते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कि हम लोग को जब सैलरी मिलती है अपने एम्प्लॉयर से तो हमारी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, और वो काट के क्या किया जाता है, प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाता है। और वो पैसा मुझे, प्रोविडेंट फंड वाला पैसा मुझे कब मिलता है, जब हम लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं। जब मैं रिटायरमेंट लूंगा तो फंड का पैसा मुझे एक बार में लमसम में पैसा मिल जाता है। तो अभी हमारी सैलरी में से वो पैसा कटता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो देखिए अगर एग्जाम में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज लिख कर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ जाएंगे आप। लेकिन अगर ये चीज नहीं दिया गया है तो क्या करना है आपको, ये तीनों चीजें प्लस कर दीजिएगा। आपको ये देगा सैलरी एंड वेजेस इन कैश, यानी कैश के फॉर्म में आपको जो सैलरी वेजेस मिला। नंबर 2 सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, यानी फैसिलिटी को जो सैलरी वेजेस मिल रही है। एज
सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी प्रोविडेंट फंड के रूप में जो आपको मिल रहा है। तो ये तीनों चीजें ऐड करके मेरा बन जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, तो हमारी इनकम का फर्स्ट सोर्स हुआ सैलरी एंड वेजेस। दूसरा सोर्स क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी। हमारी इनकम का दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट हम लोग सब समझते हैं क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मकान है, अब मैंने वो मकान किराए पर दे दिया, तो मेरा जो टेनेंट है वो किराया देता है यानी रेंट मिलता है हमको, समझते हैं हम लोग। रॉयल्टी क्या होती है? तो रॉयल्टी भी रेंट की तरह ही होती है, रॉयल्टी भी रेंट की तरह ही होती है। रॉयल्टी में क्या होता है कि सम टाइम हम लोग अपना कोई नेम यूज करने की परमिशन दूसरों को देते हैं और उसके बदले में हम उससे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे आपने नाम सुना है मैकडी का या KFC का, तो हम लोग क्या करते हैं जब उनके नाम का यूज करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट उनको पेड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनके नाम का यूज कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी से हमारी इनकम हो सकती है। और कहां से इनकम होती है? इंटरेस्ट। और कहां से इनकम होती है? इंटरेस्ट। कि सम टाइम हमने कोई लोन एडवांस दे रखा है और उस लोन के अमाउंट मुझे मिलता है इंटरेस्ट। बस समझने वाली बात ये होगी कि ये जो मैं इंटरेस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इंटरेस्ट के लिए हमने जो लोन दिया है या का बच्चों ये जो लोन हम देते हैं ये प्रोडक्टिव सर्विस के लिए होना चाहिए। ये लोन प्रोडक्टिव सर्विस के लिए होना चाहिए कि हमने किसी व्यक्ति को बिजनेस चलाने के लिए कोई लोन दिया है तो उससे हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कोई लोन देते हैं तो उस पर अगर कोई लोन इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, उसको मैंने घर चलाने के लिए कुछ पैसे दे दिए, तो अगर मुझे उसका कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में हमेशा फैक्टर इनकम को लेकर चलते हैं, प्रोडक्टिव सर्विस के लेकर चलते हैं। तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अगर कोई लोन दिया गया था उसका मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, और कहाँ से इनकम होती है? तो एक मेन सोर्स होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट से इनकम होती है। कैसे? हमने फर्स्ट सोर्स में एग्जांपल लिया था कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस। बट जरा सोचिए अगर आप खुद कंपनी के ओनर हैं तो अगर आप खुद कंपनी के ओनर हैं तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट। कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर मान ली प्रॉफिट नहीं दिया, नॉर्मली क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं देता है, तो मुझे क्या करना होगा? ये 3 आइटम मुझे ऐड करने पड़ेंगे। सोचिए कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में से वो क्या करती है? गवर्नमेंट को देती है टैक्स। इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि कंपनी टैक्स दे रही है। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। उस टैक्स को देने के बाद जो इनकम बचती है कंपनी क्या करती है? उसमें से कुछ पैसे अपने पास फ्यूचर के पर्पज से होल्ड कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, और रिमेनिंग अमाउंट को वो शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दैट्स डिविडेंड। तो कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करती है? उससे टैक्स पेड करेगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी और कुछ पैसे अपने पास फ्यूचर के लिए होल्ड कर लेगी, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो अगर क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं दिया तो मुझे क्या करना होगा? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड और प्लस रिटेन अर्निंग, तीनों को ऐड कर लीजिएगा, हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, एंड लास्ट सोर्स होता है मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होगी? तो मैं कहूँगा मिक्स्ड इनकम मतलब छोटी मोटी इनकम। इन चारों सोर्स के अलावा जो भी अदर इनकम होती है प्रोडक्टिव सर्विस से, याद रखिएगा, तो वो हमारी हो जाती है मिक्स्ड इनकम। जैसे कोई परचून की दुकान चलाने वाला है, उसका कोई इनकम हो रहा है, ठीक है, कोई ट्रॉली चलाने वाला है, रिक्शे चलाने वाले हैं, सब्जी वाले हैं, तो इनकी जो इनकम होती है इनको मिला क्या बोला जाता है? मिक्स्ड इनकम। तो छोटे मोटे सोर्स की जो इनकम हुई हमारी मिक्स्ड इनकम। तो बच्चों कोई भी व्यक्ति इन 5 सोर्सेस से इनकम जनरेट कर सकता है। तो ये पांचों सोर्स की इनकम, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम, अगर पांचों को ऐड कर दें तो यही हमारी जाती है टोटल इनकम। ये हमारी क्या हो जाएगी? टोटल इनकम। इस टोटल इनकम को हम लोग इंडिकेट करेंगे एनडीपीएफसी से। याद कीजिए एनडीपीएफसी आपने पहले पढ़ा है। एनडीपीएफसी क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एनडीपीएफसी। इन पांचों सोर्स की इनकम को ऐड करिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? एनडीपीएफसी। तो अब मुझे निकालना क्या होता है? नेशनल इनकम।
तो मुझे पता है कि नेशनल इनकम को हम लिखते हैं एनएनपीएफसी से, एनएनपीएफसी, ओके। और अभी मुझे क्या मिला है, एनडीपीएफसी। इन पांचों सोर्स के इनकम को ऐड करके मुझे क्या मिल गया, एनडीपीएफसी। तो मुझे पता है कि एनडीपीएफसी से हम एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे, नेट सेम है, डोमेस्टिक से पहुंचना नेशनल पर, तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे पहुंचेंगे, प्लस एनएफआई है, ओके। बाकी प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट सेम। तो क्या करना है, पांचों सोर्स की इनकम को ऐड करना है, उससे मेरा आ जाएगा एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी में प्लस कर दीजिए एनएफआईए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम, यानी एनएनपीएफसी। बिल्कुल इसी है। ये था हमारा सेकंड मेथड जिसका नाम है इनकम मेथड। हाँ, अब एक चीज और देखिए, कभी कभी एग्जामिनर इनकम मेथड में भी एक जगह फंसा देता है, एक पॉइंट पर फंसा सकता है आपको। कैसे कि एक दो बार एग्जाम में क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मींस क्या होता है, समझना। ऑपरेटिंग सरप्लस का मींस होता है एडिशन ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो वही मेरा होता ऑपरेटिंग सरप्लस। तो डोंट बी कंफ्यूज, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो मुझे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कि क्वेश्चन दे या ना दे हमें उसको इग्नोर कर देना है, हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के अमाउंट को इंक्लूड कर लिया गया। हाँ बच्चों देखना यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, जब आप उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे देता है और साथ में इंटरेस्ट या प्रॉफिट या रेंट का अमाउंट दे दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और वहां से रॉन्ग हो जाता है। यानी कि अगर आपने ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया तो फिर मुझे इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी और प्रॉफिट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों चीज ऐड करके वो ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग सरप्लस में ले लिया है। तो अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो टोटल इनकम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो तीन आइटम को ऐड करने पड़ेंगे। क्या क्या चीजें, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज ये लीजिएगा, और मिक्स इनकम लीजिएगा, और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है। तो 1 2 3 बस ये तीन आइटम आप ऐड कर लीजिएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ये तीनों मिलकर बन जाएंगे हमारी टोटल इनकम। ठीक है, अगर टोटल इनकम आ जाएगी तो उससे नेशनल इनकम निकाल लेंगे। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है, ध्यान समझना, ऑपरेटिंग सरप्लस का मींस होता है इसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूड है, तो उन तीनों को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, बस यही तीन आइटम को आप ऐड कर लीजिएगा, वो हमारा टोटल इनकम बन जाएगा, और फिर टोटल इनकम से नेशनल इनकम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम मेथड। सो आज हम यहाँ पे आपको स्टॉप करना चाहेंगे। गुड डे एंड थैंक यू।